दिल्ली हाँफ रही है। दम तो पूरे उत्तर भारत, पूर्व व मध्य भारत का भी घुट रहा है, जहां करीब 1 अरब लोग हर पुरुष, महिला, बच्चा WHO की PM 2.5 सीमा से ऊपर क्षेत्रों में सांस लेते हैं। फेफड़ों के अंदर की दुनिया में हर सांस भारी, हर सांस एक छोटा घाव, यानी उम्र में कुछ कटौती। भारत जो झेल रहा है, उसे अन्य देश भी देख और भुगत चुके हैं। आइए, दिल्ली की दमघोंटू हवा से दूर चलते हैं पिछले 100 साल के सफर पर, ताकि हमें पता चले कि हम जैसे और भी थे और सनद रहे कि उन्होंने ऐसे हालात में खुद को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। यह 1930-40 का दशक है। हमारा पहला पड़ाव है अमेरिका का पश्चिम या दक्षिणी इलाका, जिसे प्रेरी कहा जाता है। 1862 में होमस्टेड एक्ट आने के बाद इस अर्धशुष्क इलाके में लोगों की आमदरफ्त बढ़ने लगी थी। यहाँ घास के मैदान हैं, जिन्हें प्रेरी कहा जाता है। यहाँ शुष्क भूमि पर गेहूं की खेती शुरू हुई। प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने नारा दिया, फूड विल विन द वार, यानी अनाज उगाकर युद्ध जीतने की ललकार। अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए गए। किसान परिवारों के युवा सेना में भर्ती हो गए, तो मशीनों ने जमीन चीर गेहूं निकाल लिया। अब 1935 के दशक में है। आपको अपने नाक मुंह ढकने होंगे, क्योंकि आपका सामना होगा ब्लैक ब्लिजार्ड से। इधर पहले बड़े युद्ध के बाद आई महामंदी अमेरिका को मत रही है, तो दूसरी तरफ प्रेरी के मैदानों में मौसम बदल रहा है। ड्राई लैंड फार्मिंग से मिट्टी की नमी उड़ चुकी है। बारिशें रुकीं, तो काली धूल के बवंडर उठने लगे हैं। 1932 से 1933 में ऐसे 55 तूफान आए, जिन्हें ब्लैक ब्लिजार्ड कहा जा रहा है। यह 1935 का साल है। मिडवेस्ट से उठी हजारों टन धूल उड़कर राजधानी वाशिंगटन तक आ गई है। इन तूफानों को एक नाम मिल गया है। यह डस्ट बाउल है। 1939 तक अमेरिका का 75% हिस्सा और 140 लाख हेक्टेयर खेती इन धूल भरे तूफानों से प्रभावित होगी। अपना मास्क संभालिए और नोट कीजिए कि इस वक्त अमेरिका की करीब आधी आबादी खेती पर निर्भर है। इन बवंडरों से पश्चिम और दक्षिण में खेती तबाह हो गई है। पलायन शुरू हो गया है। जॉन स्टेनबेक का प्रसिद्ध उपन्यास द ग्रेप्स ऑफ रेथ जरूर पढ़िएगा, जो डस्ट बाउल के दौरान प्रवासियों के पलायन की दर्दनाक कहानी है। अब शुरू हो रहा है अमेरिकी पर्यावरण के लिए इतिहास का सबसे विशाल कार्यक्रम। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 30 लाख लोगों की फॉरेस्ट आर्मी बनाकर विशाल पौधारोपण शुरू किया है। 1942 तक कनाडा से टेक्सास तक पेड़ों की एक नहीं, कई दीवारें या बेल्ट बनाई जाएंगी। इन्हें 21वीं सदी में उत्तरी डकोटा से लेकर टेक्सास तक देखा जा सकता है। अब अपने दूसरे पड़ाव, यानी लंदन। दिसंबर 1952 का लंदन। कड़ाके की ठंड है। ब्रिटेन अभी राशनिंग के दौर में है। कोयला महंगा, लेकिन जरूरी है। लंदन वासी दिसंबर की ठंड से बचने के लिए चिमनियां जला रहे हैं। कृपया बाहर निकलने से पहले मास्क लगा लें। लंदन को एक स्मॉग ने घेर लिया है। स्मॉग इतना घना है कि सड़क पार नहीं दिखाई देता। इंद्रियां उलझ जाती हैं। स्मॉग को 5 दिन बीते हैं। लोग दीवारें टटोलकर काम पर जा रहे हैं। लंदन एक दुर्लभ पर्यावरण तबाही को देख रहा है। स्मॉग ने ठंडी हवा को जमीन के पासे में फंसा लिया है। उस घुटन भरी चादर में 35 लाख कोयले की चिमनियां जलती हैं, 5 बड़े बिजली घर व गाड़ियां धुआं उगलती हैं। हवा पीली भूरी सल्फर डाइऑक्साइड से भरी है, जिससे सड़े अंडों की बदबू आती है। कपड़ों और त्वचा पर कालिख इतनी है कि लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। अब तक 4000 मौतें दर्ज हुई हैं, ज्यादातर रेस्पिरेटरी फेलियर से। आगे जब एपिडेमियोलॉजिस्ट दिसंबर 1952 से मार्च 1953 के डेथ सर्टिफिकेट्स देखेंगे, तो मौतों की संख्या 12,000 होगी। 1666 की ग्रेट फायर से ज्यादा। यह 1956 का साल है। सरकार ने क्लीन एयर एक्ट पारित किया है, जो दुनिया का पहला पर्यावरण कानून है। अगले 1 दशक में लंदन अपनी शानदार आबोहवा से दुनिया के अमीरों का ठिकाना हो जाएगा।
अब 2013 के बीजिंग में यह 10 जनवरी 2013 की तारीख है। बीजिंग मानो धुएं की कब्र बन गया है AQI 993 पर। इसके साथ महाशक्ति की साख भी धुआं हो रही है। यह लंदन के 5 दिन का स्मॉग नहीं है, न यह डस्ट बाउल की धीमी घुटन है। यहाँ लोग बाकायदा दुनिया को बता रहे हैं कि इस शहर की हवा कैसे उन्हें तिल तिल कर मार रही है। फोटो जर्नलिस्ट जो जुक्सियन रोज एक ही छत से तस्वीरें ले रहे हैं। उनका बीजिंग एनाव वीबो पर 2.4 करोड़ बार देखा गया। बीजिंग का परिदृश्य किसी दूसरे ग्रह सा